नमस्कार, मैं राकेश त्यागी एक बार फिर आपके सामने हूँ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, आज हम बात करेंगे लोग माइग्रेट क्यों होते हैं इंडिया से बाहर, आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये कोई सुने कहानी नहीं है, ये मेरे 20 साल के अनुभव का निचोड़ है। मैं कोई फ़ैसला नहीं लेने वाला, फ़ैसला आप ही लेंगे, लेकिन मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहता हूँ जिनको देख के आप डिसीज़न ले सकते हैं आपको बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद कई फैक्टर्स भी हैं जिनको मैं बारी बारी हर वीडियो में इंक्लूड करूंगा। सबसे बड़ा फैक्टर होता है पैसा। पैसे के लिए ज़्यादातर लोग बाहर निकलते हैं, और दूसरे भी फैक्टर होते हैं, उनको हम आगे बात करेंगे, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ हुआ, एजुकेशन हुआ, ईज़ ऑफ लिविंग हुआ, लाइफस्टाइल हुआ, या कुछ नुकसान भी हैं, वो भी हम देखेंगे बारी बारी। आज सिर्फ मैं डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल फैक्टर्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप अगर न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में आना चाहते हैं तो आप कितना बचा सकते हैं। यूके में, कनाडा में लगभग सिमिलर सिचुएशन है, वो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं वेज से शुरू करूं, यूके में वेज रेट है पाउंड्स में, लगभग 14 पाउंड्स पर आवर है। कनाडा की अगर हम बात करें 16.5 है। न्यूजीलैंड $22.20 है, और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हम $23 है। डॉलर में भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, जैसे कनाडा का डॉलर इंडियन रुपीस के हिसाब से 54 का है, न्यूजीलैंड का 50, 50.5 का है, और ऑस्ट्रेलिया का 52 तक है। तो हम बात करते हैं एक एवरेज सैलरी की। मैं बात नहीं कर रहा कि आवरली आप कितना कमा रहे हैं, किस रेंज में है, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। किस फील्ड में हैं आप, कितना टाइम आपको हो गया है, आप किसी स्किल्ड कैटेगरी में हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी में हैं, या जो आपका हाई जॉब डिमांड एरिया है, या किस तरीके से है। लेकिन एवरेज हम मान के चलते हैं $50,000 आप कमाते हैं न्यूजीलैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, $50,000। तो यहाँ पर टैक्स रेट भी है। टैक्स रेट पहली कैटेगरी तो मैं मानना नहीं चाहता, क्योंकि $14,000 तक है। 14,000 तो किसी को भी नहीं मिलते, एक्सेप्ट जो पेंशनर्स हैं, वो शायद इस कैटेगरी में आएंगे जहाँ पर 10.5% का रेट लगता है इनकम टैक्स का। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है, वो कैटेगरी जाती है 48,000 तक, यानी कि $48,000 तक आप अगर कमाते हैं तो आपको देना पड़ेगा 17% टैक्स। सिमिलर ही ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा का मुझे मालूम नहीं है, आप देख सकते हैं और उस हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 48,000 से 70,000 तक अगर आप आते हैं तो आपको देना पड़ेगा 30% टैक्स, और अगर आप 70,000 से ऊपर कमा रहे हैं तो आपका टैक्स रेट हो जाएगा 33%, वो 1,80,000 तक जाएगा। उससे ऊपर 39% हो जाता है। उस स्लैब में मुझे लगता है शायद 0.23% लोग आते होंगे, क्योंकि मुझे याद आता है कि लास्ट ईयर जब मैं काम कर रहा था, इस साल तो काम नहीं किया क्योंकि ज़्यादातर समय इंडिया में ही बीता है मेरा कुछ काम निपटाने के लिए। लास्ट ईयर मुझे याद आता है कि मैं 6 फिगर में सैलरी थी, तो मैं देखा करता था कि न्यूजीलैंड की कुल पॉपुलेशन के 6% लोग और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के 11% लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो लोग 6 फिगर में सैलरी लेते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप 50,000 कमाते हैं तो आपके 30% टैक्स में चले गए, या 60,000 कमाते हैं तो 30% टैक्स चला गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। टैक्स कैलकुलेशंस वैसे ही होती हैं जैसे इंडिया में होती है। जैसे कि मान लीजिए पहली कैटेगरी है आपकी, मैं मान के चल रहा हूँ 50,000। 50,000 में जो पहले 14,000 हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा केवल 10.5%। उसके ऊपर 48,000 तक आपका लगेगा 17%। उसके बाद जो बाकी बचा आपका 48 से ऊपर केवल 2,000 बचा, उस 2,000 के ऊपर लगेगा आपका 30% टैक्स। तो इस प्रकार से आप टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ लगभग 50,000 अगर आप कमा रहे हैं तो आपको 40,000 साल में कैश इन हैंड मिलेगा। चलिए, ये हुआ आपका कैश इन हैंड। अब मैं तुलना करता हूँ कि आप इस 50,000 से, या आप अपना उस हिसाब से जोड़ सकते हैं, 60,000 तक भी अगर आप कमाते हैं तो बचाएंगे कितना।
अब मैं एक सिंगल इंडिविजुअल की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर वो मैनेज कर लेते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है खर्चे की। एक कमरे में 4 या 5 रह जाते हैं, खेतों में भी गुजारा कर लेते हैं और वो काफ़ी बचा सकते हैं ज़्यादातर, वो डिस्कशन नहीं है। मैं यहाँ पे बात करूँगा एक नॉर्मल आदमी की, नॉर्मल ईमानदारी से जो जीवन जीना चाहता है। पहली चीज़ तो ये बता दूँ आपको, टैक्स आप बचा नहीं सकते हैं। इंडिया की तरह यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है कि अगर आप सेविंग करेंगे तो आपका 1,50,000 सेक्शन 80C में बच जाएगा ना। इंडिया की तरह अगर आप कहीं गुरुद्वारे में दान करेंगे या पर्ची बनवा लेंगे ATG में आप 100% या 50% बचा लेंगे ना। मेडिकल में आप बचा लेंगे या इंश्योरेंस में आप बचा लेंगे, नहीं। इस तरह का कोई सेविंग्स का टैक्स एग्जेम्पशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। जो कुछ मिलेगा कट के मिलेगा, जो हाथ में मिलेगा वो सोना है, यानी कि वो वाइट में है, उसी में आपको खर्च करना है। अब चलिए मेजर एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं हम, ताकि आप ये देख सकें मेनली कि आप कितना बचा पाएंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किराया। सबसे बड़ा खर्चा यही होता है। जाहिर है कि जब आप शुरू में आ रहे हैं 3 से 5 साल तक स्ट्रगल है, आपको खड़ा होने में लग जाएंगे 3 से लेके 5 साल तक। लकी हैं तो पहले 3 साल में, नहीं तो 5 साल में। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 5 साल के बाद आप वेल एस्टेब्लिश्ड पोजीशन में अपने आप को पाएंगे। तो घर अगर आप खरीदेंगे और आप कपल हैं या आपके पास छोटा बच्चा है तो कम से कम आपको 1 बेडरूम, नहीं तो स्टूडियो भी अगर आपको चाहिएगा, तो मेरे विचार से एवरेज, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जहाँ पे आप अपनी सारी फैसिलिटीज़ पाना चाहते हैं तो आपको लगभग $400 पर वीक, क्योंकि हाँ पर वीक आपको देना होता है, $400 पर वीक आपका खर्चा हो जाएगा, जो कि महीने में आपका हो गया 1600, साल में हो गया 19,200, तो 19,000 मान लीजिए रफली। तो ये तो हुआ आपका एकोमोडेशन। इस एकोमोडेशन के साथ जो खर्चे जुड़े होते हैं, जिसमें वाईफाई, बिजली, आपका पर्सनल टॉपअप टेलीफोन का जो आप कराएंगे, और घर में खर्चा रहा यही है मेनली, बिजली हुआ, बिजली पानी, वोडाफोन का या जो भी 1Z हो गया है या ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग है उनका आप लेंगे, तो वो आपका खर्चा हो गया। और इस प्रकार से ये खर्चा मैं मान के चलता हूँ एक कपल के लिए, आप ज़्यादा नहीं तो $50 कम से कम मान के चल रहा हूँ, $50 आप महीने का लगाइए, एक आदमी का नहीं, दोनों आदमी का। $50 वो हो गया, $200 की आपकी बिजली हो गई, और 100 से लेके 125 तक आपका हो गया वाईफाई, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो यानी कि ये खर्चा हो गया आपका महीने का, आप लगा लीजिए $300 पर मंथ। $300 कट गया तो आपका फिर 12 या 3600 और चला गया। अब आते हैं ग्रोसरी में मुझे लगता है कि अगर आप बहुत हेजिटेट करके खर्च करेंगे, अपने आप को बहुत समझदारी से खर्च करेंगे, घर पे ज़्यादातर खाना बनाएंगे, तो भी आपका $200 ग्रोसरी चाहिए आपको। कुल मिला के हो गई आपकी $800 महीने की, और ये हो गया साल का लगभग $10,000। मैं टोटल में कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि फैसला आपको करना है। इस तरीके से अगर आप ग्रोसरी कर लिया आपने, किराया आपने दे दिया, अब आ जाइए गाड़ी। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जमा पूंजी वहाँ से लाए थे बाहर से, और आपने आके गाड़ी अपने आप खरीद ली, और आप गाड़ी की किस्त नहीं दे रहे हैं, उसको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ये मान के चलता हूँ एवरेज कंजूसी से भी आप चलेंगे, $200 का पेट्रोल तो आप महीने में खर्च करेंगे ही करेंगे। बाकी निर्भर करता है कि आपका काम कितनी दूर है, कितनी ड्राइविंग आप करते हैं, और आप लॉन्ग ड्राइव पे भी वीकली जाते हैं या मंथली जाते हैं, वो उसको मैं शामिल ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपका 200 ये हो गया, 300 भी हो सकता है, तो मैं 200 ही लगा रहा हूँ। 12 दूनी 24, यानी कि 2500 ये भी हो गया आपका पेट्रोल का खर्चा। अब खर्चा आता है एजुकेशन का खर्चा, मैं कोई काउंट ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब खर्चा आता है कभी कभी आपका मूड किया, अगर आपने बाहर खाना है तो 2 आदमियों का बाहर खाने का एक बार का खर्चा $50 एवरेज मान के चलिए। अगर आप बहुत समझदार हैं, ऑप्शन ढूंढेंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे, तो हो सकता है कि आप $5 $7 बचा लें, लेकिन $50 एवरेज है। और ये मान के चलूँ कि हफ्ते में एक बार अगर आप खाते हैं तो महीने में 200 हो गया, यानी कि 2-2.5 हज़ार तो ये भी हो ही गया आपका।
चलिए, अभी और मेजर खर्चे हैं जो जो आपको कंसीडर करने हैं। इसके बाद खर्चा आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहाँ पे 3 तरह की इंश्योरेंस है जिससे आप बच ही नहीं सकते, चाहकर भी नहीं बच सकते। पहली, गाड़ी की इंश्योरेंस। गाड़ी आपको खरीदनी ही पड़ेगी, चाहकर भी इस खर्चे से नहीं बच सकते, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे आप ना न्यूजीलैंड में रह सकते हैं और ना ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप खर्चा बचाना चाहते हैं तो शहर से थोड़ा दूर रहेंगे। हालांकि सिडनी में, मेलबर्न में ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, न्यूजीलैंड में इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है। काफ़ी कुछ हो गया है, लोग अपना ऐप डाल लेते हैं और अपने टाइम के हिसाब से बस या ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी बहुत टाइम वेस्ट होता है आपका। और ये एडवाइजेबल है कि आप कार तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो पहली इंश्योरेंस तो आ गई कार की इंश्योरेंस। कार की इंश्योरेंस का खर्चा आप लगाइए कीमत के हिसाब से होता है, लेकिन फिर भी मैं $50 ही लगा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रहा इंश्योरेंस का। दूसरा खर्चा इंश्योरेंस का आता है हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंडेटरी ही है मेरे अनुभव के हिसाब से। 99% लोग लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं एक इमीडिएट बेहतर सुविधा मिले। क्योंकि मेरी नज़र में उस लेवल तक अगर आपको कोई क्रिटिकल बीमारी है या इमरजेंसी है तो आप गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर नहीं रह सकते हैं। वो इंडिया वाली फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है। वैसे भी यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से मरीज को देखा जाता है, तो ये इंश्योरेंस भी है। तीसरी इंश्योरेंस है आपकी कंटेंट इंश्योरेंस, यानी कि गाड़ी की हो गई, कंटेंट की हो गई, वो जो आपका सामान है घर में रखा है उसकी इंश्योरेंस भी ज़रूरी ही है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों इंश्योरेंस मिला के हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको कम से कम $200 इंश्योरेंस मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस, 50 गाड़ी में चल जाएगा और 50 फिर $300 कम से कम मान लीजिए, और 12 या 3600 आपका इंश्योरेंस का गया साल में। अब अगर आप इंडिया का ट्रिप कर लेते हैं दोनों एक बार में, किराया मिला के, आपके गिफ्ट मिला के, कम से कम ज़्यादा नहीं $3000, तो वो भी मान ही लीजिए कि आपको 3000 का खर्चा तो देना ही पड़ेगा। और भगवान ना करे आप खुशकिस्मत नहीं है, दांतों की समस्या आप दोनों में से किसी एक को हो गई, तो समझ लीजिए वो आपके इंडिया के एक ट्रिप के बराबर हो गया। कोई बचाव नहीं है, क्योंकि दांतों की समस्या ऐसी होती है जिससे आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। या तो आप ये सोचेंगे यार इससे तो अच्छा मैं छुट्टी लेके इंडिया का ट्रिप कर लूँ, घर वालों से मिल भी लूँगा और इलाज भी कर लूँगा और दोनों में एडजस्ट हो जाएगा, फिर भी मैं खर्चे से कम करूँगा, बचा लूँगा। तो इस तरीके से ये मोटे मोटे खर्चे हैं। अगर कुछ रह जाएगा तो मैं अगली बार बात करूँगा। अब मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूँ कि अगर आप 1 लाख या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, आपकी एक आमदनी है या 2 आमदनी है और घर आपका है, तो इंडिया में आप कितना बचा सकते हैं? अगर मैं दोनों का मिला के अगर 12 लाख की 1 लाख के हिसाब से इनकम लगाऊं, तो बहुत ईमानदारी से भी आप देंगे तो 1 लाख टैक्स दे देंगे, बाकी आप बचत करेंगे, क्योंकि 1.5 लाख ATC में करेंगे, बाकी करेंगे, जो कि आपका अपना पैसा है। ATC तो आपका अपना ही है, तो 3 या 5 साल के बाद आपको ब्याज के सहित आपको मिल ही जाएगा, वो बचत आपकी हो गई। और अगर आप 1 लाख से कम में बचा रहे हैं, तो अगर घर आपका है या घर आपका नहीं है तो आप कितना बचाते हैं, यहाँ आप कितना बचाएंगे, ये आप कैलकुलेट कीजिए। ये जो सारा का सारा मैंने डिस्कशन किया है सिंगल सैलरी का किया है। एक सैलरी को मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि वो सैलरी आपकी बचत है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। वहाँ पर सप्लीमेंट्री बचत है, जो जाहिर है कि यहाँ से तो बेटर ही होगी, और यहाँ पर भी है, क्योंकि जाहिर है कि एक आदमी की सैलरी आराम से बचा सकते हैं, दूसरे की तो मेरी नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा 5-7% आप बचा सकते हैं। लेकिन अगर एक की फुल बचा लेते हैं आप, तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी सेविंग है। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, कैलकुलेट कीजिए कि क्या पैसे के लिए आप उन चीज़ों को, उन सुविधाओं को जो आप वहाँ पर ले रहे हैं, कुर्बान कर सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा सुविधाओं को, क्योंकि मैं आगे जिक्र करूँगा। और अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो फिर और कौन कौन सी चीज़ हैं जिनके लिए आपको इंडिया छोड़ के न्यूजीलैंड, कनाडा, UK या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलेंगे हम दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ को लेके, क्वालिटी ऑफ लाइफ,
कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, क्या वो इतनी वर्थ है कि जिसके लिए इंडिया को छोड़ा जा सके। आज इतना ही, तो अगली बार तक के लिए धन्यवाद।